इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्थ का वजूद साउथ पोल का हिस्सा अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर और सबसे वीरान और सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पिछली कई सदियों से यहाँ इंसान वाकई में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि कैसे। नाज़रीन, अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें पूरा अमेरिका और पूरा इंडिया एक साथ फिट आ सकते हैं। इमेजिन करें, इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है, इतनी गहरी कि यहाँ 5 किलोमीटर डीप तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन साल में यहाँ 1 या 2 दफ़ा गर्मी भी पड़ती है। इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है। इसी वजह से यहाँ बर्फ़ मेल्ट ही नहीं होती। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच एडिशनल बर्फ़ पड़ती है। वैसे तो ये फिगर बहुत कम है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से यहाँ 2-2 इंच करके बर्फ़ की लेयर्स बढ़ती ही जा रही हैं। सिर्फ बर्फ़ और टेम्परेचर ही यहाँ ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे पास हवा में 40% से लेकर 80% तक वाटर वार्प्स होते हैं, जो कि इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन डिजीज़ और बॉडी का डिहाइड्रेट होना कॉमन है। इसके साथ साथ साउथ पोल सी लेवल से 9,800 फीट की एलिवेशन पे है। ये इतना डेडली तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये एलिवेशन उनकी मुश्किलात में इजाफा कर देती है। कुल मिलाकर बात ये है कि अंटार्कटिका इंसान तो दूर की बात, बल्कि किसी भी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया। लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ ISS में इंसान रिसर्च पर्पस के लिए रहते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है यहाँ का अमेंस्टन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है, जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में 45 साइंटिस्ट और वर्कर्स रहते हैं। यहाँ तक इनको पहुँचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है पाइपलाइन। अंटार्कटिका में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट या रनवे तो नहीं है, और ना ही गहरी बर्फ की वजह से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या कारकोल से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से बनाए जाते हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, बर्फ। जी हाँ, बर्फ पर रोलर्स चलाकर उसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज लैंड कर सकते हैं। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट्स की पहले स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। कार्गो केसेस में तो जहाज़ के लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल की लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर उसके लैंडिंग गियर के जगह टायर लगे होंगे, वो लैंडिंग के वक्त बर्फ़ के अंदर धंस भी सकते हैं। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ की नज़र हो गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जाइंट इग्लू की शेप दी गई। पूरी बेस इस इग्लू के अंदर रहती थी, पर अमेरिकन्स का ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में ये इग्लू भी बर्फ के अंदर चला जाता था। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है, जहाँ 6 महीने सूरज होता है तो रात ही नहीं होती, तो अगले 6 महीनों तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से जिन 6 महीनों में रात होती थी, तब इग्लू को बर्फ से बाहर निकाला नहीं जा सकता था। यानी स्टाफ को अगले 6 महीनों का वेट करना पड़ता था, जिसमें खुदाई करके इस इग्लू को बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी यूज़ होता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज़ बनाई। इस बिल्डिंग की खास बात ये है, इसकी शेप एरोडायनेमिक है। इसे हाइड्रोलिक पिलर पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज़ हवाएं इसके ऊपर या नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती।
लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ़ जमा हो जाती है, लेकिन फिर इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज़ के अपने अपने रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो दुनिया में और कहीं मुमकिन नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में वेपर्स हवा को धुंधला कर देते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नज़र आता है और टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल, जिसे 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटोग्राफ को भी कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमिक के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर्स को निकाल कर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। साउथ पोल में हार्श वेदर कंडीशन की वजह से यहाँ कम से कम रिसर्चर्स को भेजा जाता है। रिसर्चर्स सिर्फ इक्विपमेंट लुक आफ्टर करते हैं और सारा डाटा यहाँ से वहाँ अपनी अपनी कंट्री भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का भी सिर्फ यही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट्स आ या जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है। अंटार्कटिका से भी दूर अगर कहीं और ह्यूमैनिटी मौजूद है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से एक्यूरेट करना हो तो वो किसी भी वक्त अपने आप को ओशन में लैंड करवा सकते हैं। लेकिन एविगेशन का ऑप्शन अंटार्कटिका में कहीं से अप्लाई ही नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होता है। लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पे काम करता है, लेकिन यहाँ इंटरनेट भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट रिमोट लोकेशन से सैटेलाइट के जरिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट अर्थ के सिर्फ उन हिस्सों को कवर करती हैं जहां ज़्यादा आबादी होती है। जैसा कि आप क्लॉक पर देख सकते हैं कि साउथ पोल हमारे प्लेनेट का लिटरली बॉटम है। अर्थ का ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल भी रिसीव नहीं होते। सिर्फ चंद सैटेलाइट्स हैं जिनके सिग्नल साउथ पोल में आते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना होता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव होंगे। 24 घंटों में से यहाँ सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनटों के लिए नेट चलता है। इसी टाइम फ्रेम में साइंटिफिक डाटा भी ट्रांसफ़र किया जाता है और रिसर्चर्स अपनी फैमिली से भी कनेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पोल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पोल्यूशन हुई तो वो साइंटिफिक रिसर्च को असरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज़ भी आएगी उसको अल्टीमेटली वापस भी जाना है। यहाँ स्टेशंस का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कोस्ट पे मौजूद मैकमुर्दो स्टेशन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ इस वेस्ट को प्रोसेस करके जहाँ साल में सिर्फ एक बार आने वाले शिप पर वापस यूएस रवाना कर दिया जाता है। विंटर सीजन में साउथ पोल स्टेशन पर सिर्फ 45 लोग होते हैं। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल करके इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई ना कहानी हो गई तो उनका यहाँ से निकलना या बाहर की दुनिया का इनको रेस्क्यू करना नामुमकिन होता है। ये क्रू हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होता है। इस पीरियड में सिर्फ 6 महीनों के लिए रात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, होम सिकनेस के अटैक कॉमन बात है और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होती है।
पूरे 6 महीनों तक इन्हें इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज पे गुजारा करना इस क्रू का एक ऐसा कारनामा है और सेक्रीफाइस है जिसको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।